चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, वो पीडीएफ हम शेयर करके भी पढ़ा देंगे और ऐसे भी पढ़ा देंगे, ठीक है, हम लिख के ही पढ़ाते हैं बढ़िया से, ठीक है। देखो पहला चीज़ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर हम ये कंडक्टर लेते हैं, इसके अंदर जो भी करंट जाता है, जो भी करंट होता है, वो बेसिकली किसके कारण करंट होता है, अगर हम ऐसे ही पूछे तो? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक करंट नहीं होगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो इस कंडक्टर में कब होना स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा क्या होता है उस कंडक्टर में कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है? कुछ तो होता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मारते हैं। जैसे कि इसके एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो ये बैटरी क्या करता है, एक तरह से ये जीरो पोटेंशियल हो गया और मान के चलो इधर वाला V है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, और याद करो पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? तुम बताओ तो। क्या बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल, याद करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है ही नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या रहता है? जीरो, कांस्टेंट। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और किधर से किधर होगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है E, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस ले लिया जाए, लेंथ L, ये इसका एरिया ले लिया जाए A, सब हम ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं रो L बाई ए। इसका रेजिस्टेंस ये है भाई, ठीक है। अब माइक ऑफ कर लेना, किसका माइक ऑन है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो रेजिस्टेंस ये हम लोग पढ़ के रखे हैं, रो L बाई ए होता है, ठीक है। और हम लोग अभी बेसिकली किसका बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट होगा, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अप्लाई नहीं किए, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा? मोशन में मोशन में होता है, मोशन में होता है, मोशन में रहेगा, है ना। कि अगर हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए फिर भी इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो फिर करंट क्यों नहीं है? रैंडम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन। रैंडम, ठीक है भाई, हम तो मान रहे हैं। तुम बोले कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट होगा, तुम्हारा पहला स्टेटमेंट ये था, ठीक है। सर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है ना करंट अच्छा, में। मतलब कि करंट के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। सर उसका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है सर, जिसके कारण वो सर करंट वो नहीं बन पाता। ऐसा मत बोलना कि एवरेज तुम्हारा ये होता है वो होता है। एक एग्जैक्ट रीजन होता है जिसके कारण हमको ये पता है कि अगर यहाँ पर नहीं होता तो मोशन तो होता है, पर ये रैंडम मोशन होता है, ठीक है। तो रैंडम मोशन तो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, फिर भी सर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हाँ हो रहा है। तो रैंडम मोशन के चलते क्यों नहीं होता है, तो इसका देखो आंसर क्या देना। पहला चीज समझना कि करंट कब बोलते हैं। अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, तो हम कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, समझना ध्यान से, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया लो। जैसे हम ये वाला एरिया लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, तो करंट होगा या नहीं होगा, I इज इक्वल टू होता है dq डिवाइडेड बाय dt। और ये dq और dt क्या है कि अगर हम यहाँ एक आदमी को बैठा के रखें कि देखना तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन्स पार होता है, कितने समय में, dt समय में, तो बता देगा कि कुछ इधर से पार हुआ और कितना पार हुआ, dq। तो उसी I को बोलते हैं dq बाई dt। यानी कि अगर करंट का तुमको एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन देना है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि तुम्हारा
कितना चार्ज पार हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको हम लोग करंट बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि खाली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, ऐसा बोल दोगे तो फिर दिक्कत होगा। बोलना ये है कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग करंट बोलते हैं, लेकिन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पार होना होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर रैंडम मोशन में ऐसा क्या होता है, तो रैंडम मोशन में क्या होता है, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तब ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई नहीं करें तो समझना ध्यान से कि अब अगर हम लोग एक यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, तो रैंडम मोशन में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर से पार हो रहा होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स इधर से भी पार हो जाता है। यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, नेट चार्ज फ्लोइंग, जो नेट चार्ज फ्लो करता है वो कितना होता है, 0। अब फर्क समझ में आया कि अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ चार्ज पार होगा, उसको बोलेंगे I इज इक्वल टू dq/dt। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया से तो पार होगा, लेकिन जितना इधर से होगा उतना इधर से भी होगा, तो नेट कितना बोलोगे, 0 होगा। ये दोनों चीज समझ में आया सबको बढ़िया से, ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो ये हाँ ये आंसर देना, ये सब मत बोलना डिस्प्लेसमेंट 0 होता है या ये होता है, सब कुछ नहीं। सिंपल बोलना कि भाई नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो रैंडम में जाहिर सी बात है इधर उधर से पार होकर क्रॉस मार देगा। ठीक है, दूसरा चीज, एक एक क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं उसको बढ़िया से समझना। ठीक है, दूसरा, जब रैंडम मोशन होता है उस समय उसका जो लाइन ऑफ मोशन होता है वो स्ट्रेट होता है या कर्व होता है या दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब रैंडम मोशन होता है, एक कंडक्टर के अंदर कुछ नहीं है तो सब इधर उधर भाग रहा है, तो उसका जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा या कर्व होगा या दोनों में से कोई भी हो सकता एक है। पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाने में तो सर स्ट्रेट ही होगा। क्या आंसर दोगे, स्ट्रेट या कर्व या कुछ भी? तो लाइन ऑफ मोशन सर तो स्ट्रेट ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट होना चाहिए। हाँ तो याद रखना। ठीक है, देखो होगा। हाँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से एकदम उठा के पूछेगा ना, बारीकी से हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इस केस में लाइन ऑफ मोशन स्ट्रेट होगा जब रैंडम होगा। सेकंड, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर देंगे उस केस में लाइन ऑफ मोशन स्ट्रेट या फिर कर्व या दोनों में से कोई भी चलेगा। और सोच समझ कर आंसर देना और इसका लॉजिक के साथ। सर इसमें स्ट्रेट होगा सर, स्ट्रेट होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेट मोशन में जाएगा हाँ, ये। तो सबके दिमाग में यही चलता है कि भाई इस बार तो रैंडम तो जिधर मन तिधर जा रहा था तो जिधर जाएगा तो स्ट्रेट ही होगा। सेकंड, जब इलेक्ट्रिक मान के चलो इधर का पोटेंशियल V, इधर का पोटेंशियल 0, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो ही जाएगा अंदर इस डायरेक्शन में। तो मेरे को ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड या फिर उसके अपोजिट? अपोजिट। चलो अपोजिट में लगेगा। इधर फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण सबका दिमाग में ये फिट हो जाता है कि भाई ये तो इधर ही भागेगा। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता है या चल रहा होता है? उसके पहले भी चल रहा होता है। अब चीज को बढ़िया से समझना कि मान के चलो कि अभी स्विच ऑफ है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन रैंडम इधर भाग रहा था, इधर ऐसे, इधर अचानक अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, क्या एकदम सीधा ऐसे भागेगा कि कर्व होके भागेगा? कर्व होके भागेगा।
अगर रैंडम ऐसे जा रहा था, अचानक फोर्स इधर लगेगा तो तुरंत ऐसे हो जाएगा, या फिर वो हल्का सा ऐसे प्रोजेक्टाइल होते हुए निकलेगा, कैसा होगा तुम खुद सोचो। बेंड हो जाएगा सर थोड़ा। बेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज बताया ना, ये सब याद रखना कि इस केस में तो स्ट्रेट होगा, पर इस केस में स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना जी, कि मान के चलो कि बेचारा रैंडम इधर ही कर रहा था और फोर्स इधर ही लग गया, तो उस केस में स्ट्रेट होगा कि कर्व होगा? स्ट्रेट होगा स्ट्रेट सर। होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स एकदम याद रखना, ये वाला कि जब रैंडम मोशन होता है तो लाइन ऑफ मोशन यानी जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस केस में लाइन ऑफ मोशन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं सब कुछ। ठीक है, अब आगे आता है। ठीक है, जैसे कि ये चीज हम बता रखे थे यहाँ पर कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, और हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब तो अगर हम लोग V इज इक्वल टू आई आर लिख रहे हैं, आई आर के जगह लिखते हैं रो एल बाय ए, लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो L को उठा के नीचे ले आता है, इज इक्वल टू आई बाय ए इंटू रो। इस V बाय एल को क्या लिख सकते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब याद रखना एक चीज हम यहाँ लिख देते हैं, आई बाई ए को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले थे पढ़ के आने थोड़ा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर फ्लो कर रहा है तो आई बाय ए को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे जे से, और ये एक वेक्टर होता है जे, याद रखना। ठीक है, चलो तो इस आई बाय ए को लिख दिए जे। ठीक है, और इसको लिख दिए रो। ठीक है, रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन कोई बता सकते हो? जरा देखें कितना याद है तुम लोग को। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? समझाए थे ये सब जी तुम लोग को। The amount of ability to oppose the flow. हाँ, रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसका एक प्रॉपर्टी है जो मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको अपोज करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है, यानी करंट को अपोज करता है। लेकिन कितना एबिलिटी से, 2v2. ठीक है, कितना एबिलिटी से अगर उसको रोक अरे रहा है, बच्चा लोग को फिर से उसको हरा देंगे आप। resistivity। क्या हो गया जी, पबजी वबजी खेल रहा है क्या बीच में? चलो देखो, तो रो को बोलते हैं, और 1 बाय रो को हम लोग लिखते हैं सिग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या बोल दोगे एकदम, मतलब सिमिलर जैसा? इतना कंडक्ट करेगा हाँ, सर। उसका कितना एबिलिटी है कंडक्ट करने का, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो E नीचे ले आते हैं डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू जे, और 1 बाय रो को लिख सकते हैं सिग्मा। तो एक फॉर्मूला जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और J भी तुम्हारा वेक्टर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। इसको भी ओम्स लॉ बोलते हैं, पर ये ओम्स लॉ किसमें, इन वेक्टर फॉर्म। ये सब डेरिवेशन थोड़ा याद रखना कि क्या क्या इसमें हम लोग डेरिवेशन किए। सबसे पहले V इक्वल टू आई आर लिख लिए, R के जगह रो एल बाई ए लिख लिए, L नीचे आया तो V बाई एल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए, I बाई ए को पहले डिफाइन कर लिए कि वो करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, रो को रेजिस्टिविटी, और 1 बाय रो को बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो एक फॉर्मूला बन गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां तक सबको क्लियर है बढ़िया से? हाँ सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है कि सबका यूज है सर आगे एक पेज पीछे करिए ना सर। हाँ पीछे कर देते हैं तुरंत, ये वाला। ठीक है, चलो अब आगे जितना चीज बताते जाएंगे उसको एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, चलो देखो, देखो यहाँ पर अगर तुमको हम दिखाएं हल्का सा, अगर दिख जाए तो बढ़िया है। देखो यहाँ पर ना, ठीक है, यही वो डेरिवेशन किया है। अगर तुमको हल्का सा दिखाई देगा तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और उसके बाद यहीं पर वो मतलब एनसीईआरटी है तो अपना शॉर्टकट में वो निपटा देता है। एक फॉर्मूला यहाँ निकल के आता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, ये ओम्स लॉ है तुम्हारा किस में, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे, ये सारा कंसेप्ट हम बताएंगे अभी धीरे धीरे, ये क्या कंसेप्ट है वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एक कहानी समझना बढ़िया से। ठीक है, एक कहानी क्या है, एक ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछते हैं जनरल नॉलेज वाला। एक रास्ता है, ठीक है, और ये कहानी उससे लिंक है। ठीक है, इसलिए समझना ध्यान से। एक रास्ता है, यहाँ पर एक बैरियर है, और यहाँ पर एक आदमी मान के चलो वॉचमैन है यहाँ पर, और यहाँ लाइन बाय लाइन से आदमी खड़ा है यहाँ से। ठीक है, सारा आदमी, टोटल जितना आदमी है सब भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड, सब। ठीक है, टोटल आदमी भाग रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, गिन के बताना। ठीक है, हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सब गिया हुआ है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड है, भाग रहा है सब। ठीक है, तुम मेरे को ये बताओ, ठीक है, और हर आदमी के बीच में तुम मान सकते हो कि 1-1 मीटर का गैप है, इस टाइप से मान सकते हो। ठीक है, तुम मेरे को ये बताओ कि वॉचमैन 3 सेकंड में, 3 मतलब एट टी इज इक्वल टू 3, ठीक है, कितना आदमी पार हो जाएगा? बताओ, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में कितना आदमी पार हो जाएगा? कितना? 15 आदमी। ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि टी इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना आदमी पार होगा? 15। पक्का? क्योंकि 1 सेकेंड में 5 मीटर, दूसरा सेकेंड में 10, तीसरा सेकेंड 15, यानी यहाँ से 15 मीटर में जितना आदमी होगा वो सब पार हो जाएगा। और हर एक में 15 है, तो यहाँ से 15 मीटर नाप लो और यहाँ से जितना आदमी है कैलकुलेट कर लो, वो पार हो जाएगा। इसके पीछे वाला ये सब पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसी कहानी को थोड़ा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझाते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। हम सबसे पहले ये मानेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है एक कंडक्टर के अंदर, वो वीडी स्पीड से मूव करेगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अभी चर्चा कर लेंगे तुरंत। यानी कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, वीडी। ठीक है, अब एक बड़ा सा कंडक्टर है। अब एक कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है हमको नहीं पता, इसलिए हम यहाँ एक टर्म डिफाइन करते हैं n, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे हम लोग कंडक्टर के अंदर गिन नहीं सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसलिए बोल दिए कि n जो है, स्मॉल n, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, n है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब अगर हम एक वॉचमैन यहां बैठाएं,
एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिए ए। अब हमको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहा है और पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर हम एक यहाँ वॉचमैन रखें, ठीक है, तो वो जो वॉचमैन है अगर हम पूछे बताओ तो डेल्टा टी टाइम में, कुछ डेल्टा टी टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा सर। करेगा। तो मेरे को ये बताओ कि डेल्टा टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वीडी डेल्टी बताओ। वीडी डेल्टी से वीडी डेल टी। देखो थोड़ा प्रीवियस चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझो। क्या यही वाला वो वीडी है 5 मीटर पर सेकंड जो सब आदमी भाग रहा है, और डेल्टा टी यही वाला 3 सेकंड है। तो हम क्या किए, यहां से एक लाइन बना लिए, 5 × 3 मल्टीप्लाई करके लाइन बनाए थे ना कि इस लाइन में जितना होगा सब पार हो जाएगा, उसके पीछे वाला पार नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या इसी लाइन को बोल सकते हैं वीडी डेल्टा टी। यानी कि हम क्या किए, यहां से एक लाइन बना लिए कि ये है वीडी डेल्टा टी का लाइन। इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा क्या वो डेल्टा टी टाइम में इसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। करेगा सर। करेगा। ये चीज समझ में आ गया कि डेल्टा टी टाइम में बस वीडी डेल्टा टी में जितना होगा सब क्रॉस मार जाएगा, उसके पीछे वाला क्रॉस नहीं मार पाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, अब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो समझना ध्यान से कि अगर ये जो पूरा पार्ट है इसको काट के बाहर निकाल लें तो क्या उसका वॉल्यूम A इंटू वीडी डेल्टा टी लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये लेंथ हो गया हाँ वीडी सर। डेल्टा टी और उसका एरिया हो गया A, तो टोटल वॉल्यूम हो गया कि जितना वॉल्यूम का चाहिए वो वॉल्यूम निकाल ली। अब समझना, एक यूनिट वॉल्यूम में n है तो इतना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, कैसे लिखेंगे, क्या करना होगा बताओ। इंटू एन। n करना होगा। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो इतना वॉल्यूम जो A इंटू इतना जो वॉल्यूम है ये वाला, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो n इंटू A वीडी डेल्टा टी। कहानी समझ में आया कैसे लिखें सब कुछ। हाँ सर। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर हम करंट क्या बोलता है कि कितना चार्ज पार होना चाहिए। तो अगर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज जो पार होगा वो कैसे निकालेंगे, ई को E से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का E होता है तो इतने का कितना होगा, तो E इंटू एन ए वीडी डेल्टा टी, ये हो गया टोटल चार्ज। और हमको पता है कि करंट क्या होता है कि कितना चार्ज पार हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना चार्ज पार हुआ, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो टोटल चार्ज कितना पार हुआ, तो इसको लिखेंगे E इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिए थे, डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, तो करंट का एक फॉर्मूला आ गया NEAVD, ये डेरिवेशन आता है। फिर से समझाएं, समझ में तो नहीं आया होगा। हाँ सर, एक और बार। फिर आगे हाँ फिर से समझाते हैं जो लोग नहीं समझे, क्योंकि ये देखो ये सब ऐसा चीज है ना जो एकदम बढ़िया से समझना होगा। और हम ऐसा समझाएं कि हो सके थोड़ा दिन तक याद रहे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा हमेशा। फिर से समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि करंट क्या बोले थे भाई, एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पार होगा। चार्ज हटाओ, पहले हम निकाल लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स पार होगा। ठीक है, तो वहां पर एक वॉचमैन बैठा दिए और सारा इलेक्ट्रॉन जो चलता है टोटल वो सब वीडी के स्पीड से चलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मान लो अभी। अब वीडी स्पीड से चल रहा है तो कितना डेल्टा टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन, सब तो पार होगा नहीं, सब चल रहा है भीड़ आ रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में कितना पार होगा, तो एक लाइन ले लिया वीडी डेल्टा टी।
क्योंकि इतना ही आदमी पार हो पाएगा, उसके उधर वाला पार नहीं हो पाएगा। ये हम लोग पिछला एग्जाम्पल से देख लिए कि 15 मीटर तक जितना होगा पार हो जाएगा, बाकी पार नहीं होगा। अब इस VD डेल्टा T को काट के निकाल देंगे, इतने में देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम जो हम लोग निकालें, ये वाला जो वॉल्यूम हम लोग निकालें A इंटू लेंथ VD डेल्टा T, उसमें कितना होगा, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए तुरंत। n से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, पर हमको चाहिए टोटल चार्ज, उसको E से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल लिए। जब टोटल चार्ज निकल गया तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, I आ गया, NEAVD। I करंट है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E हो गया तुम्हारा चार्ज, A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर A को तुम नीचे लेके आओगे, I बाई A को लिख सकते हैं J, ये जो I बाई A नीचे लेके आओगे तो उसको लिख सकते हैं J, और इस J को तुम लिख सकते हो J इज इक्वल टू NEVD। यहां तक पूरा कहानी क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे फिर हम। क्लियर है सर। ठीक है, ये डेरिवेशन सारा NCERT में दिया हुआ है, और इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंसाया बहुत जगह से जा सकता है, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू NEAVD, इसको रखे रहता है। ठीक है, और एक J इज इक्वल टू NEVD। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी समझते हैं कि इसका नाम ड्रिफ्ट क्यों बोला गया, और वेलोसिटी इसलिए बोला गया कि भाई चलता है, इसलिए ड्रिफ्ट का नाम यहाँ क्यों पड़ा इसके पास। अब कहानी समझना कि अब होता क्या है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा होता है, तो अंदर पूरा खाली जगह है उसको ट्रैवल करने के लिए, या बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स है? ऑब्स्टेकल्स है सर। है, क्या ऑब्स्टेकल्स है? तो कुछ भी होता है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स तो होता है तब ना वो टकराता है तो ड्रिफ्ट होता है। वो हम देखो, हम ये नहीं पूछ रहे टकराता, हम ये पूछ रहे हैं अगर ऑब्स्टेकल्स है वो, तो वो किसके कारण ऑब्स्टेकल्स है? वहाँ क्या है, दीवार लगा हुआ है? जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है सर, वही सब उसको रोकता है। एटम से देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वहाँ से, फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन्स, तो आयंस बन जाता है उसे पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ फ्लो करता है ना, तो बहुत सारा आयन से टकराता है वो, यानी वहाँ पर क्या होता है, कोलिजन्स होता है। चलो, तो अब इस कोलिजन के ऊपर बात करते हैं कि वहाँ पर कोलिजन्स हो रहा है बहुत सारा। अब हम थोड़ा थोड़ा मान के चलेंगे, ठीक है, और इसको अब यहाँ से अप्रोक्सीमेशन भी है बहुत सारा और बहुत कुछ है। अब जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, टकरा रहा है, चल रहा है, टकरा रहा है, ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या होता होगा कि मतलब यहाँ से 10 मीटर चलने के बाद टकराता होगा, या बहुत कम कम इंटरवल में टकरा रहा है वो? क्या लगता है तुमको? वो जो इंटरवल है, कम कम इंटरवल में टकरा बहुत रहा कम है। कम। हम लोग तो एक कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन सर, वो कब टकरा रहा है, ये हम लोग अगर सोचना भी चाहें तो बहुत जल्दी जल्दी। इसका मतलब ये है, एक कोलिजन यहाँ हुआ, मान के चलो दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, तो कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स, समझना ध्यान से, कि कोई भी टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, और इसी टाउ का नाम होता है, क्या होता है बताओ, जो लोग पढ़े हो थोड़ा सा? रिलैक्सेशन टाइम। एकदम रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, यानी उतने समय तक वो बेचारा रिलैक्स होके चलता है, बाकी समय में टकराते रहता है वो। तो टाउ का मतलब क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, और ये टाइम क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इतने टाइम तक बेचारा चलता है, और उस समय जो वो चलता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वो क्या करता है, उसको खींच रहा होता है, क्योंकि फोर्स लग रहा है उस चार्ज पर, और वही फोर्स जो होता है, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F इज इक्वल टू QE, हाँ सर। और यहाँ चार्ज है E इंटू E, और यही फोर्स बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन।
E इंटू ई, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है उसका एक्सेलरेशन होता है E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। इतने एक्सेलरेशन से वो चलता है। ठीक है, अब कोई अगर पूछे कि जब रैंडम मोशन हो रहा होता है उस समय सबका अगर हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें इन रैंडम मोशन, वो होता है 0। और एवरेज वेलोसिटी 0 कब होता है जरा बताना, किस केस में? जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता टोटल है। डिस्प्लेसमेंट 0। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि रैंडम मोशन में जो चलता है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी कितना बोल दिए? 0 बोल दिए। ठीक है, अब एक दिमाग में ऐसे याद रखना कि इसको ड्रिफ्ट नाम क्यों दिया गया। हम ये मानेंगे कि हर कोलिजन जब वो टकराएगा ना, ऐसा टकराया, रुक गया, यानी वेलोसिटी 0, फिर बेचारा एक्सेलरेट करेगा कितने टाइम तक? टाउ टाइम तक। फिर टाइम तक वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा, फिर टकराया बेचारा, फिर आगे बढ़ा, गया गया, फिर टकराया बेचारा। इसलिए हम बोलते हैं कि बेचारा ये रुक रुक के आगे जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेचारा ड्रिफ्ट होते हुए जा रहा है। मतलब बोलते हैं ना घिसट घिसट के जाना आगे, उस टाइप से जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो खींच रहा है, आओ तुम, लेकिन बेचारा टकरा टकरा के पहुंचता है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया कौन सा वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना भी चाहें, इनिशियल वेलोसिटी 0, a इंटू सिर्फ कितने टाइम तक? टाउ टाइम तक। a हो गया E बाय m इंटू टाउ। अब ये बोलोगे कि सर ये तो वो वाला वेलोसिटी है ना जहां पे टकराया, इनिशियल तो 0 है, और हम लोग ये मान रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही चल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है ना कि तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि कब रुका और कब स्पीड पकड़ा। इसलिए बोल दिए कि अब हर इलेक्ट्रॉन इतने ही स्पीड से चलेगा, E बाई एम इंटू टाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो यहाँ पर तुम्हारा लिखा होगा, देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ देखो ये वाला पार्ट है यहाँ पर। देखो जूम कर लेते हैं हल्का सा, दिख रहा है? देखो तो, हाँ सर दिख रहा है। दिखा ना, यही चीज वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ये पूरा कहानी समझा दिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, इन एन इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इतना टाइम कम रहता है ना कि कहाँ बेचारा 0 और कहाँ वो स्पीड पकड़ा, इसलिए उसको बोल दिए कि भाई यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो चल रहा है। ठीक है, अब आगे का कहानी सुनो बढ़िया से। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहानी हो गया। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, ए इधर डिवाइड कर दिए तो J इज इक्वल टू NEVD। अब यहाँ VD का जगह ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, ये वाला EM बाई टाउ, J इज इक्वल टू NE, और VD की जगह आएगा क्या था, EE टाउ बाई M। ठीक है, J इज इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय M इंटू E। याद करो E इलेक्ट्रिक, J भी तुम्हारा वेक्टर होता है। बताओ तो ये वाला चीज क्या है जो यहाँ है? थोड़ा सा दिमाग लगा के। सिग्मा है सर। सिग्मा है। दिमाग से हाँ, क्योंकि J इक्वल टू सिग्मा ही पहले डिफाइन कर लिए, N E स्क्वायर टाउ बाय M। यानी कि किसी भी मटेरियल का कंडक्टिविटी किस किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो तो मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, E कांस्टेंट होता है। अब ये जो है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, अगर कोई पूछे कि भाई टाउ किस पर डिपेंड करेगा तो तुम क्या बोलोगे?
टाउ किस पे Material. मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड। और टेम्परेचर तो अलग चीज़, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो चीज़ अलग चीज़ है, पर हम ये बोलेंगे कि वो जो रिलैक्सेशन टाइम हो किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। जैसे कि मान के चलो एक मटेरियल है, उसका थोड़ा आयंस भारी है इस टाइप से, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। प्लस टेम्परेचर पे डिपेंड, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड होता होगा, कुछ आइडिया है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी मतलब कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो जल्दी सर जल्दी, रिलैक्सेशन टाइम घट घट जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो ये टाउ जो है, एक मिनट, Recording in progress. Recording stopped. चलो देखो, सबको आवाज ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक, देखो तो ये जो टाउ हो गया, ये याद रखना, ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। और ये भी याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टाउ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। Decrease होगा डिक्रीज, सर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी होगा तो टाइम घट जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हो गया, ये हो गया सिग्मा का वैल्यू। क्योंकि ये देखो, ये सब फॉर्मूला याद रखने से बढ़िया है ना, खाली एक ये दो फॉर्मूला याद रखो, बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। NEAVD याद रखो, ठीक है। उसके बाद J इज इक्वल टू सिग्मा ए याद रखो, ठीक है। और VD तो निकाल सकते, U प्लस 80 है तो A के जगह ये लिख दिए इंटू टाउ, बस। उसके बाद सर हाँ बोलो बोलो। रिकॉर्डेड मिल जाएगा आज का हाँ सर? मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है हाँ J इज इक्वल टू सिग्मा ए भी लिख सकते हो, बस इतना याद रखना। बाकी कोई भी चीज़ पूछे तो भाई इधर से उधर पुट उट करके निकाल लेंगे, फालतू का बार बार इतना, कौन इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ तक हो गया। अब कुछ कुछ टर्म्स है, और अभी बताएंगे भी कि बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारा ऐसा टर्म्स है, जैसे एक टर्म है तुम्हारा मोबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला किसी को पता हो? E tau by m. कितना कितना? VD बाई हाँ E कोई, tau by m. पहले कोई पूछे तो इसको बोलना VD बाई ई। पहले अगर कोई पूछे तो कि भाई म्यू जो होता है वो क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, E
बाय एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आता है ई टाउ बाय एम। अब तुमसे अगर फाइनली कोई पूछे कि क्या मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड करता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? क्या मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड करता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? हाँ या ना? नहीं, नहीं सर। नहीं करेगा। फॉर्मूले में म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई है, लेकिन फाइनली जब देखेंगे तो मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड नहीं करता है। तो वो डिपेंड करता है किस पे है? टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पे, सीधा। तुम ऐसे ही समझो ना कि क्यों ऐसा डिपेंड होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का एक फीलिंग के साथ समझो कि कितना मतलब बच बच के निकल के पार हो रहा है, इस टाइप से। तो बच बच के कितना जल्दी मतलब पार हो रहा है, इसका मतलब कितने जल्दी जल्दी वो टकरा रहा है या कितने कम कम में टकरा रहा है। और टकराना का मतलब रिलैक्सेशन। तो तुम कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो जी, उस पर वो कुछ ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से कुछ नहीं होगा। तुम कितना भी लगा दो उधर से तो टकराते टकराते ही आएगा। ठीक है, तो याद रखना म्यू किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा टाउ पे। यहाँ देखो वही चीज़ है, मोबिलिटी कहाँ गया, ये देखो, ये रहा मोबिलिटी वी डी बाई ई। ठीक है, कुछ नहीं, ये सब देखो थोड़ा सा चीज़ है, ये सब समझ लेना कि ये जो एसआई यूनिट वगैरह क्या रहता है। तो वी डी का एसआई यूनिट क्या होगा जी? मीटर पर सेकंड। एक मिनट, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और ई जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद करो वो वी बाई एल के बराबर है। वी का मतलब वोल्टेज हो जाता है और एल का मतलब मीटर हो जाता है। तो वही चीज़ ऊपर चला जाएगा तो वही चीज़ है, ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेकंड। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ है जो याद रखना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ ये चीज़ है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ जो हम बता दिए। और देखो इसमें ना एनसीईआरटी में ये जो दिया हुआ ये सब पढ़ लेना। हम बताते हैं कहाँ क्या चीज़ तुम लोग को पढ़ना है। कहाँ गया वो वाला? हाँ ये रहा, शायद यहीं पर है। ये देखो एग्जाम्पल 3.2, हम जितना थ्योरी बता दिए ना वो सब इसी में ही है। ये वाला 3.2 का एक एक स्टेटमेंट ए बी सी डी ई ये सारा हम बता दिए बढ़िया से। ठीक है, टोटल चीज़। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तुम चाहो तो आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हो कि क्या चीज़ लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला हम शायद अभी समझाएं तुम लोग को। ये वाला पढ़ो तो, ये वाला ई वाला पार्ट देखो मिल गया यहाँ पर, पढ़ो तो देखो तो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किसके बारे में बात हो रहा है? पाथ्स के बारे में बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ सारा लिखा होगा। इसका ई वाला पार्ट अगर देखेंगे तो देखो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। पढ़ लिए? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल नहीं होगा, द पाथ आर स्ट्रेट लाइंस। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, द पाथ्स आर इन जनरल कर्व्ड। इन जनरल का मतलब कर्व ही होगा या कर्व और स्ट्रेट दोनों होगा? दोनों होगा, लेकिन ज्यादातर कर्व्ड पाया जाता है। समझ में आया? तो यही सब चीज है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन इस टाइप से आता है। एक हम होमवर्क देते हैं, एक ही क्वेश्चन देते हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनेगा नहीं और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बना के कोई फ़ायदा है नहीं। अगर एक कंडक्टर इस तरीके से है,
इधर का पॉइंट रखते हैं सेक्शन ए, इधर का रखते हैं सेक्शन बी। ठीक है, I1 J1 VD1, ठीक है, इधर का I2, इधर का J2, इधर का VD2, ठीक है, इधर का सिग्मा 1, इधर का सिग्मा 2। ठीक है, I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा, J1 J2 में क्या रिलेशन होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 में क्या रिलेशन होगा, VD1 VD2 में क्या रिलेशन होगा, बराबर होगा, कौन ज़्यादा कौन कम, ये होमवर्क है, यही वाला एक बना के लाना बढ़िया से, तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, कि थ्योरी पढ़ने में और ये सब बनाने में थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा I1 और I2 में क्या होगा, खाली यही बता दो। क्या होगा जी? सर तो सेम रहेगा सर। सेम होगा। सेम होगा, ऐसा नहीं है कि इधर कम जा रहा है उधर ज़्यादा हो रहा है, वो सेम होगा। ठीक है, J1 और J2 में बोलो। छोटा वाला का ज्यादा होगा। J2 कम होगा। J2 कम होगा, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि I J होता है I/A, तो I तो हर जगह सेम होगा कि अलग अलग होगा, हर क्रॉस सेक्शन एरिया में सेम होगा। ठीक है, तो J1 ज़्यादा होगा क्योंकि इधर का एरिया कम है, इधर का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये दोनों तो बहुत आसान है, ये दोनों नेक्स्ट क्लास में सोच समझ कर आना कि VD और सिग्मा, ठीक है, कि क्या मतलब हम बोल सकते हैं इन दोनों में। ठीक है, कि क्या हम लोग लगा सकते हैं। सिग्मा कंडक्टेंस है। हाँ, सिग्मा का कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो क्या कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, ये सब नेक्स्ट क्लास में करके आना बढ़िया से। ठीक है, और एक चीज़ और तुम लोग को बता देते हैं, कलर कोडिंग। किसी को आता है कलर कोडिंग? किसी को भी? रेजिस्टेंस वाला। हाँ, रेजिस्टेंस वाला। यस सर। चलो तब आता है तो चलो तुम ही से हेल्प लेंगे। कोई भी रेजिस्टेंस खोल के देखोगे, एक रुको एक मिनट, हम फटाफट करते हैं। रेजिस्टेंस इमेजेस, रेजिस्टेंस, देखो तो प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस जो हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते थे, ठीक है, मतलब हम लोग अभी जो एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस ऐसा होता है। कितना लाइंस दिख रहा है? 4 है सर। ठीक है, 4 दिखता है वैसे। ठीक है, अब 4 लाइंस में, ठीक है, 4 लाइंस में, ठीक है, मेरे को ये बताओ, ठीक है, जैसे ये तुमको अगर दिख रहा हो ये वाला, ठीक है, तो 4 लाइन में कैसे पता करेंगे कि भाई इधर से देखें कि इधर से देखें, इधर से देखें कि इधर से देखें, क्योंकि 4 कलर है। तो पहला जैसे कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, 4 कलर है। ठीक है, बताओ। सर गोल्ड या सिल्वर एंड पे रहेगा हाँ, सर। ये उसको हमेशा बैंड याद 4। रखना कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, दोनों एंड पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद
बताओ, जैसे कि यहाँ सर पर फिर लेफ्ट से हम लोग चालू करेंगे सर, सबका वैल्यू देते जाएंगे सर। ठीक है, जैसे कि कहाँ गया, हाँ देखो, जैसे कि जैसे ये वाला लेते हैं, ठीक है, 4 कलर होता है टोटल में, ठीक है, 1 2 3 4। ये पहले तो कलर याद कर लेना, बी बी रॉय, आगे याद है, Great Britain, very good wife. ग्रे ऑफ, वो नहीं होता है, तो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ऐसे ही होता है ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। देखो यहाँ इसका साइड टेबल बना होना होगा कुछ, ये रहा बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और ये जो गोल्ड सिल्वर नो कलर, ये जो 3 कलर दिख रहा है ना, ये बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब समझते हो, कितना झेल पाएगा वो। सर रेंज। हाँ, रेंज नहीं, वो झेल मतलब झेल पाता नहीं, यानी कि अगर वो रेजिस्टेंस आर है और ऐसे लिखा है +-10, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ रेंज ये जो है ना, यहाँ पर ये 5 10 20, तो ये सब एक्चुअल में परसेंटेज है कि अगर वो 100 ओम है, समझना ध्यान से, और लास्ट में मान के चलो कि सिल्वर लगा हुआ है, तो ±10%। ±10% का मतलब क्या है कि उसका रेंज ना, क्योंकि हमको पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ तो। अगर 100 ओम है ±10, तो 90 से लेकर 90 से 110 110 के बीच में उसका रेंज हमेशा लाई करेगा। तो वो टॉलरेंस है। ये से गोल्ड रहेगा तो 5%, सिल्वर रहा तो 10%, और अगर कोई कलर ही नहीं रहा तो 20%, ठीक है। अब जो हम बताए थे कि 4 कलर होता है, C1, एक मिनट, C1 C2 C3 C4, तो लास्ट वाला कलर तो चला गया तुम्हारा किसमें, टॉलरेंस पे। ये बताएगा, जैसे ये है ना C1 C2, जैसे कि कलर 1 जैसे मान के चलो कुछ भी आया, ठीक है, तो उसका वहां पर लिख देना है। जैसे कि ये देखो, जैसे मान के चलो पहला कलर आ गया तुम्हारा ऑरेंज, तो ऑरेंज का 3 ले लेना, और दूसरा कलर आया ब्लू, उसका ले लेना 6। तो पहला जो कलर हुआ 3, दूसरा कलर हुआ 6, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 36। 3 इंटू 6, सॉरी इंटू बोल रहे हैं, 3 6 है ना, तो ये मतलब यूनिट और टेंस होता है ना, तो वो वाला है। तो पहला 3, उसके बाद 6, फिर इंटू थर्ड कलर मान के चलो कि तुम्हारा आ गया येलो, तो येलो का अगर थर्ड है येलो, तो उसका 10⁴ उठाना है मल्टीप्लायर, तो इंटू 10⁴। और लास्ट वाला कलर जाएगा इंटू या तो 5% या 10% या 20%। बस इतना सा बेसिक सा चीज है। इसका मतलब कि अगर हम लोग कहाँ गया, अगर हम लोग इसका निकालना चाहें, देखो ध्यान से, इसका, ठीक है, तो पहला तुम्हारा क्या है, येलो है और वॉयलेट, तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, वॉयलेट के कॉरस्पॉन्डिंग 7 है, 47 हो गया, इनटू ब्राउन, तो ब्राउन के जगह में 10⁻1, तो इनटू हो गया 10⁻1 इनटू, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद प्लस माइनस कि कितना टॉलरेंस है, तो लास्ट में क्या है, गोल्ड का मतलब 5%, ठीक है। ये बच्चों वाला चीज है, शायद हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा, कलर कोडिंग वाला आया कि नहीं। सर फोर्थ के लिए क्या? फोर्थ वाला, जो फोर्थ यहाँ क्या दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है ना, ये वाला, तो गोल्ड के लिए देखो लास्ट वाला है, तो उसका टॉलरेंस देखो कितना है, 5, तो प्लस माइनस 5%,
समझे? क्या जी? हाँ सर समझ गए। आराम से चीज़ है, मतलब कोई भारी चीज़ नहीं है। पहला दो कलर जो होगा तो पहला वाला टेंस का, दूसरा वाला यूनिट प्लेस का। तीसरा कलर जो भी होगा वो मल्टीप्लायर होगा, 10 टू द पावर में चल जाएगा वो, ठीक है। और जो लास्ट वाला कलर होगा वो तीन ही कलर हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर या कलर ही ना हो, तीन में, ठीक है। गोल्ड रहा तो 5%, सिल्वर रहा तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं रहा तो उसको 20%। समझ में आया इतना सब कुछ? ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सर डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं लिख दिया सर? क्या 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 सर डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं लिख दिया सर? क्या वैल्यू मतलब? अच्छा सर ओम अच्छा रजिस्टर के ऊपर। हाँ, कि रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू लिख देता कि ये रहा उसका वैल्यू। ठीक है, हम शायद ये क्वेश्चन हम ही पूछे थे, तुम हम ही से पूछ रहा है, ये शायद हम ही तो से सर हम स्कूल में भी पूछे सर, हाँ टीचर नहीं बता पाए सर। हाँ ये उल्टा बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, मतलब कि जानबूझ के टफ बना दिया कि पहले तुम कैलकुलेट करो, इससे अच्छा लिख देता, काहे फालतू का टाइम वेस्ट होता। आपके जितना टेस्ट थोड़ी था सर। अच्छा ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ही पूछे थे, तुम लोग हम ही से पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को पता लगा के आना। देखो इसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है फिजिक्स में जो वाकई में लगता है कभी कभी इनकी ऐसे भी तो हो सकता था, तो इसको जानबूझ के टफ क्यों किया गया, कोई तो लॉजिक होगा छुपा इसमें, ठीक है। तो देखना पता करके कहीं से खोजबीन। स्कूल का टीचर से क्या उम्मीद रखते हो जी? हो देखो कोई कोई स्कूल का टीचर अच्छा होता है, हम ये नहीं बोलते सब, कि क्यों कोई नॉलेजेबल होता है, ठीक है, वो जानबूझ के नहीं पढ़ाता है वो अलग बात है। जब तुम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे सर? किसका यूज? इसी का कलर कोडिंग। जाओ ना जी इंजीनियरिंग में जाओ ना, भर के मिलेगा। देखो जितना भी चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ोगे ना वो इंजीनियरिंग में ही पढ़ पाओगे, क्योंकि वहाँ पर और और कौन कौन सा ब्रांच पढ़ पाएगा, तो एक मैकेनिकल वाला पढ़ पाएगा प्रैक्टिकल में एकदम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वगैरह पढ़ पाएगा, जो इलेक्ट्रिकल रहेगा तो वो तो खाली इसी में परेशान रहेगा, किन किन में, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और थोड़ा मोड़ा अगर होगा तो डायोड और ट्रांजिस्टर, यही सब में कॉयल वॉयल सब में फंसा रहता है बेचारा इलेक्ट्रिकल वाला। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहता है वो डायोड, ठीक है, फिर तुम्हारा ट्रांजिस्टर्स, इसमें तो बेचारा पूरा ज़िंदगी बीत जाता है वो लोग का, और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्शन थोड़ा थोड़ा रहता है, ठीक है। और एक ब्रांच होता है, जैसे एक तो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और एक होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जब लोगे तो थोड़ा बढ़िया से सोच विचार करके लेना। इन तीनों, सर आप कौन सा लिए? मेरा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो कम्युनिकेशन में तुमको फिर एक देखना, अभी क्लास 12th में लास्ट चैप्टर एक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस करके कुछ है ना? हाँ, तो वो चीज़ थोड़ा वहाँ काम में आ जाएगा। तो ये है, सिविल वाले लोग उतना प्रैक्टिकल नहीं, वो लोग थोड़ा उसमें घुसा रहता है बालू ईटा में थोड़ा, ठीक है, वो सब ज़्यादातर पढ़ता है वो सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये जो चार ब्रांचेज ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल है। बाकी कंप्यूटर साइंस दिन भर कंप्यूटर में घुसा रहता है वो लोग, कोडिंग वगैरह ये सब मतलब उसी में ज़िंदगी है लोग का, कंप्यूटर में ही। इसलिए किसी के भैया अगर आईटी वाईटी में होगा तो देखना दिन भर कंप्यूटर में ही लगे रहते हैं, इधर से मेल आया, ये करो वो करो, इधर से बहुत कुछ। मैकेनिकल वाले लोग को कंप्यूटर से उतना मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी इधर तुम ले सकते हो, सिविल वाले को नहीं। मैकेनिकल और सिविल वाले लोग का ज़िंदगी थोड़ा ग्राउंड में बीतेगा, जिसको बोलते हैं फील्ड वर्क, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल का भी मान सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वाला जो आदमी होता है ना, वो बेसिकली आराम, कंप्यूटर वाला तो आदमी आराम से एसी रूम में बैठ के काम करता है वो सब। इसलिए जितना भी आईटी जॉब करता है आराम से, मतलब दिन भर ऑफिस में बैठे रहो, इस टाइप से। तो देखना अपना ब्रांच सोच समझ कर चूज करना, क्योंकि यही ब्रांच फिर पूरा आगे का मतलब इतिहास क्या, उसके बाद तो इंजीनियरिंग करने। जेई निकलेगा उसके बाद ना सर ब्रांच सर। देखो जेई नहीं भी निकलेगा ना तो भी इंजीनियरिंग करना ही है, हमको पता है, ठीक है। इसलिए ट्राई करो कि जेई निकाले, नीट
तुम्हारा एनआईटी निकाले, उसका जो इंजीनियरिंग का मज़ा है वो कोई प्राइवेट कॉलेज में तुमको नहीं मिलेगा, फ्रैंकली हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई करो थोड़ा कि अगर जेई मतलब आईआईटी ना भी मिले तो कम से कम एनआईटी, उसके नीचे मत जाना कहीं। ठीक है, इससे अच्छा मेरे को बोलना इधर मतलब बहुत सारा ज़मीन पड़ा हुआ है तो खेती वेती साथ में कर लेंगे, ज़्यादा स्कोप है। तुम किसी से पूछोगे ना, आजकल देखना पेपर में बहुत सारा मिलता भी है कि इंजीनियरिंग छोड़ के बेचारा खेती किया लॉकडाउन में, उससे ज़्यादा कमा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ पढ़े भी होंगे, तो बहुत मतलब इस टाइप से भी लोग मतलब अपना कर रहा है। तो इसलिए अभी इंजीनियर बनना है तो बढ़िया क्वालिटी का बनो, वरना मत ही बनो। ठीक है, इंजीनियरिंग का भी यही चीज़ हो रखा है। और नीट वाले लोग के लिए तो टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बन गए मतलब कि बढ़िया डॉक्टर। ठीक है, अगर मिल गया तो, क्योंकि कभी भी कोई तुम डॉक्टर को बेरोजगार नहीं देखे होगे। कोई देखे हो आज तक कि कोई डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं कोई काम धंधा नहीं है? कहीं आज तक सुने हो? बीसीसीएल का डॉक्टर। हाँ, बीसीसीएल का तो बीसीसीएल का डॉक्टर। वो लोग तो जानबूझ के दिखाता है कि हम बेरोजगार हो, तो अपना बीसीसीएल भी चलाता है, उधर अपना क्लिनिक भी चलाता है। वो लोग तो और कमाई है जी। ठीक है, लेकिन इंजीनियर तुम आधा से ज़्यादा इंजीनियर देखते होगे, आधा आधा ज़्यादा क्या, मैक्सिमम इंजीनियर देखना इधर अपना मोहल्ला में ही उठा लेना ना, 11 बजे जाके 2 बजे तक वापस घर पर। ठीक है, इंजीनियरिंग का तुम अपने मोहल्ले में उठा लेना, तुमको तो ऐसे इंजीनियर मिल जाएगा जो 2 साल से बैठा हुआ है, क्या कर रहे हो जी पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में देखो हम बता देते हैं। ठीक है, कि क्या 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 हम लोग होगा। एक तो हो गया इधर वाला, हम लोग को एक आरसी सर्किट पढ़ना है। ये अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, ये टॉपिक ये जो है एसी चैप्टर का है, पर हम यहीं पर कवर कर देंगे क्योंकि आर पढ़ लिए हो सी पढ़ लिए हो, बस दोनों को कंबाइन करना है मेरे को। तो आरसी सर्किट हम लोग यहीं कर लेंगे, क्योंकि सिंगेज वगैरह खोलोगे ना तो देखना कि बहुत सारा क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है, बहुत सारा क्वेश्चंस में। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस को हम लोग यहीं डील कर लेंगे, और इसके बाद पढ़ने के बाद पूरा फिर हम लोग मैग्नेटिज्म चालू करेंगे। ये पूरा मैग्नेटिज्म 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट में है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से अराइज होता है, किसके कारण। और दूसरा ये पढ़ना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है। यानी पूरा चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से, उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ तुमको दिक्कत करेगा पूरे चैप्टर में, हुआ है डायरेक्शन। क्योंकि तुम लोग याद करो क्लास 10th में भी हाथ ऐसे किए होंगे एक बार, ये दोनों हाथ। हाँ सर। बस आधे लोग ऐसे ऐसे करके हाथ हो ऐसे करते होंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं हाँ करेंगे। सर। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही हाथ यूज होगा, वो है राइट हैंड, और वो है राइट हैंड थंब रूल। तो ये पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही हाथ यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि 2 हाथ है, हमेशा कंफ्यूज होगे तो ये। और ये वाला तभी लगेगा जब सब 90 डिग्री में हो। अब थोड़ी ना 60 डिग्री में तो हाथ ऐसे कर दोगे, 30 डिग्री में तो ऐसे करोगे, 15 डिग्री है तो और छोटा करोगे, ये 30 डिग्री करोगे, तब तो हो ही गया फिर। तो ये वाला तभी वैलिड था जब सब कुछ 90 डिग्री में था। जब 90 डिग्री में नहीं रहेगा फिर क्या करेंगे, तो हर जगह काम आएगा राइट हैंड थंब रूल। तो ये पूरा मैग्नेटिज्म का चैप्टर डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है, और ये पूरा डायरेक्शन राइट हैंड थंब पर बेस्ड है, राइट हैंड थंब रूल पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरसी सर्किट पढ़ लेंगे। आरसी सर्किट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक क्लास। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 कंसेप्ट पढ़ना है, 3 कंसेप्ट खत्म, सब कुछ ओवर। उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ना है, और मैग्नेटिज्म में जो मेन फोकस करना है मेनली वो है तुम्हारा डायरेक्शन के ऊपर। जिसको डायरेक्शन समझ में आ गया उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है, और जिसको समझ में नहीं आएगा, हम बता रहे पर्सनली, वो ज़िंदगी भर हाथ ऐसे 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 करते रह जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो स्टार्टिंग से थोड़ा ध्यान रखना इस चैप्टर पे। ठीक है, और मेनली डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है सर हाँ, बोलो बोलो। फिर जब करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है तो फिर से स्केलर क्यों सब बोलता है करंट को? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिए, इसको बता देते हैं हम। उसको वेक्टर एडिशन से ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए। हाँ, चलो आंसर भी मिल गया। जैसे कि ये वायर है ऐसे, एक
1 एम्पियर इधर से आया, 1 एम्पियर इधर से आया, तो इधर से कितना गया? 2 एम्पियर। लेकिन अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों अपोजिट है तो दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 0 पर यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो यानी कि वेक्टर होने के लिए खाली डायरेक्शन होने का, अगर खाली डायरेक्शन हो गया और बोल दिया कि भाई इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर नहीं। वेक्टर होने के लिए दो चीज़ पास करना होगा। पहला चीज़ आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और दूसरा चीज़ आपको वेक्टर का जो लॉ है, एडिशन का जो लॉ है, वेक्टर का जो लॉ ऑफ एडिशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। याद है हेड-टेल मेथड कहीं पढ़े होगे, ये वाला ए वेक्टर अगर ये है और ये बी वेक्टर है तो याद है इसको ए प्लस बी बोलते थे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यानी कि वेक्टर होने के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना होगा, तभी जाके वो वेक्टर कहलाएगा। जैसे कि याद करो, अगर 1 न्यूटन फोर्स इधर से और 1 न्यूटन फोर्स इधर से, तो नेट फोर्स 0 होता है, इसीलिए फोर्स वेक्टर है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है और वो लॉ भी फॉलो कर रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। और कुछ टेंसर फेजर भी लिख देता है ना ना ऐसा कि कुछ, टेंसर। वो दूसरा चीज़ है। वो टेंशन बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा क्वांटिटी, जैसे कि वो जहाँ मन करे स्केलर जैसा बिहेव करेगा, जहाँ मन करे वो वेक्टर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसको टेंसर हम लोग बोलते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इस पे कभी क्वेश्चंस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जाके इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? जर्क बोलते हैं। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ये जाओ इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं, कल ही मिलते हैं रात 9 बजे। ठीक है सर, ये वीडियो अभी अपलोड कर देंगे? एकदम अभी अपलोड कर देंगे, 10 मिनट में अपलोड कर देंगे। हाँ बोलो। सर मैग्नेटिज्म के पहले सर एक डाउट क्लास रखिएगा सर। अच्छा चैप्टर का। ठीक है, हम रखेंगे एक डाउट क्लास। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। हाँ, हम इसको अपलोड कर देते हैं फटाफट। चलो ठीक है सर। चलो, गुड।